Hello everyone. So this video is in continuation with my first video जो मैंने पहला वीडियो बनाया था यूक्रेन और रशिया की वॉर पे, और मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया था आपको कि क्या है ये वॉर एग्जैक्टली। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है और मुझे लगता है कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट डॉट्स एंड पॉसिबली ट्राई एंड सी अ बिगर पिक्चर। उसके बिना अधूरी रह जाएगी बात। पहला बदलाव, यूक्रेन और रशिया दोनों के स्टैंस और पोजीशनिंग में बहुत ही विजिबल चेंज दिख रहा है और वो बात नेचुरल है। और उस पोजीशनिंग के चेंज का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों कंट्रीज ये रियलाइज करें या कर रही हैं कि दे आर इनसेपरेबल, और रादर देन एक्चुअली अलाउइंग अदर कंट्रीज टू रियली एंजॉय this kind of tussle, it's better to sit back and change your strategy and stance. तो जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जब ये स्टैंस दिया कि हम नेटो की मेंबरशिप सीख नहीं करेंगे, तो रशिया के प्रेसिडेंट का भी जो जवाब आया या उनका एक रिस्पॉन्स आया वो कि he is prepared to negotiate. So this sounds समथिंग पॉजिटिव। ये पहली पॉजिटिव बात निकल के आती है। वैसे दिल्ली अभी बहुत दूर है, कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे, लेकिन ये तय है कि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो पहली जो चेंज जो मुझे लग रहा है वो ये कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी जो सुपर पावर नेशन है अमेरिका, वो इतनी स्ट्रांग फोर्स नहीं दिखी पूरी वॉर में, और कहीं ना कहीं उनका स्टैंस या उनकी सोच जो थी वो पूरी दुनिया पे इतनी हावी नहीं हुई। हो सकता है लैक ऑफ स्ट्रांग लीडरशिप हो, या उनकी जो डिजाइन या उनकी सोच है वो एक्सपोज हो चुकी है इन द एब्सेंस ऑफ दे एक्चुअली गोइंग ऑल आउट एंड सपोर्टिंग यूक्रेन व्हेन यूक्रेन नीडेड देम द मोस्ट। मैं नेटो की बात कर रहा हूं। अमेरिका नेचुरली रिफ्लेक्शन है नेटो का, तो कहीं ना कहीं वो वीक स्टैंड लिया गया और वो दिखा, और अमेरिका एक तरह से एक्सपोज हो गया। चाइना ने बहुत स्मार्ट तरीके का स्टैंस लिया है, और कहीं ना कहीं देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रशिया एंड चाइना, और कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट भी रशिया को है। लोगों को ये डर भी था या है भी कि चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठा के ताइवान के साथ वो ना करे जो यूक्रेन के साथ रशिया ने किया है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा अभी, लेकिन भविष्य में यह संभावना हो सकती है जब सिचुएशन ठीक हो, चाइना के लिए फेवरेबल हो, दुनिया की इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा स्टेबल हो और इस मेस से दुनिया निकल जाए। हो सकता है कि चाइना को ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल मिले और चाइना भी ये कर सके, क्योंकि चाइना ने अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को बहुत ही बड़े प्रोपोर्शन से बढ़ाया है। तो ये पॉसिबिलिटी लगती है। भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होने दिया, और वो मुझे लगता है बहुत टैक्टफुल ओरिएंटेशन और मूवमेंट है, क्योंकि बहुत क्लियर है रशिया हमें इतना बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई करता है, और जैसा कि आप पढ़ भी रहे होंगे कि वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन कोई वन टाइम सेलिंग और बाइंग नहीं होती है, उसके पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम और मैकेनिज्म है। सो यू नीड कॉन्स्टेंट सपोर्ट ऑफ रशिया, और उस सपोर्ट को हमें रशिया से लेने के लिए हम रशिया के अगेंस्ट बिल्कुल भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये हमारी ज़रूरत है और हमारी नीड है। मोरओवर हिस्टोरिकली भी जब 1950 से 1990 का जो समय था, उस समय हम कैपिटलिज्म ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं थे, और हमारी नेचुरल अलायंस या नेचुरल जो टिल्ट था वो रशिया की तरफ था। कंप्लीट तो नहीं था, पर हमारा झुकाव था। तो वो पुरानी जो दोस्ती है उससे कंप्लीटली हमने उसे ब्रश अवे नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट स्टैंस नहीं लिया इंडिया ने, जो मुझे लगता है बहुत सही था। एट द सेम टाइम इंडिया ने कभी भी अमेरिका और नेटो को भी आइसोलेट नहीं किया अपने डिसीजन मेकिंग में। सो फार सो गुड। लंबी वॉर चलेगी तो हम भी एक्सपोज हो जाएंगे, पर ऐसा लगता नहीं है मुझे। सो दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। यस, इस पूरे प्रोसेस में कुछ कंट्रीज हमसे एंग्री हो जाएं, पर मुझे लगता है वो सिचुएशन है, बाद में चेंज हो सकती है। लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है हमारी कंट्री की इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तीसरी बहुत बड़ी बात, ये सारी दुनिया को अब समझ आ जाना चाहिए कि इन सब जो ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा जो मजमा जो है, या
द एंटायर सिचुएशन, इसके पीछे कहीं ना कहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, आर्म्स एंड एम्युनिशन इंडस्ट्री के ब्रोकर और सौदागर हैं। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और जब इतने बड़े तरीके से आर्म्स एंड एम्युनिशन जब मैनिफेस्ट होते हैं दुनिया में, सिविलियंस के ऊपर बमबारी होती है इतनी ज़्यादा, और जब वो बम्बार्ड हो जाते हैं और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में जैसे हमने सुना है, पढ़ा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जब इतने बड़े आर्म्स एंड एम्युनिशन बनते हैं, AK-47 से मिसाइल्स बनती हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी अगर वो यूज नहीं होंगे तो इन्वेंट्रीज पाइल अप होंगी और वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो वॉरफेयर एक इंडस्ट्री है और उसको स्पॉन्सर्ड तरीके से स्प्रेड किया जाता है। तो प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड कि कुछ लीडर्स लड़ाई इनिशिएट करते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो देर आर नो लूजर्स इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन ट्रेडिंग, बट दैट्स अ वेरी नैरो व्यू अगर ऐसा सोचा जाए, जो कई लोग सोचते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव और व्यू है कि इंसानियत और इंसान दोनों का नुकसान हुआ है, होता है और होता रहेगा, क्योंकि लड़ाई को एग्जिस्ट करती है, पीस एंड वॉर को एग्जिस्ट, और वॉर को कभी भी खत्म नहीं करने देगा इंसान, क्योंकि इंसान की फितरत में है। कॉम्बेटिव फोर्सेस हमारी फितरत में है, एडम और ईव के जमाने से ये हमारे नेचर में है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट होगी, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। दिस इज गोइंग टू परसिस्ट। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मिनिमाइज द चांसेस। वो कोशिशें बनाने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। लेकिन आपने यहां देख लिया कि रशिया ने बहुत क्लियर तरीके से इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने आप अपनी एग्जिस्टेंस में कभी भी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग की, लेकिन रशिया ने उसको इग्नोर किया। रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शन झेलने वाला देश बन गया, बट ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा ये समय बताएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ज्यादा रशिया को नुकसान नहीं करेगा ये एम्बार्गो या ये आइसोलेशन, क्योंकि दुनिया भी रशिया की सप्लाई, रशिया के रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत को, कमी को महसूस करती है। सो दे इट्स लाइक दे बोथ नीड ईच अदर, इट्स लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ठीक है, ये एम्बार्गो हो सकता है कुछ समय के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेंस नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया की इकोनॉमी को हिट करेगा और कर रहा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो मेटल मार्केट हो, चाहे वो गैस और ऑयल के मार्केट हो, और चाहे इंडस्ट्रीज जो उनसे अलाइड हो, ये डेफिनेटली करेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारी इंडियन इकोनॉमी अब कैसे अनफोल्ड होगी। तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के जो प्रोजेक्शंस थे बजट में, उसमें कहीं भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस को इतना हाई एंटिसिपेट करा ही नहीं था। वैसे हमारी इकोनॉमी जिस तरह से चलती है वो बड़ी समटाइम्स इट्स वेरी फनी एंड सरप्राइजिंग ऑल्सो। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस लास्ट 5 सालों में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थे, तो हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो ये एब्सोल्युटली बिजार है, और लॉजिक ये कहता है कि गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस मिनिमाइज करने पड़ेंगे, ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल और गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा चुभे नहीं। इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, गवर्नमेंट ने अभी तक वो स्टेप नहीं लिया था, लेकिन हो सकता है कि अब अचानक हम ये देखें कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए। बट कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे बहुत बुरा होगा। एक्सपोर्टर्स की प्रोसीडिंग्स रुक जाएंगी या रुक चुकी हैं, सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं, और ये वॉर जितनी जल्दी खत्म हो उतना जल्दी अच्छा होगा। सिचुएशन भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं वी आर इंचिंग और पॉसिबली मार्चिंग टुवर्ड्स ट्रूस। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल दिस वॉर एक्चुअली इज गोइंग टू टीच लेसन और टू द वर्ल्ड। रादर मैं कहूंगा ज्यादा लेसन सिखा सकती है। पहली बात तो अनएक्सपेक्टेड भी पॉसिबल है, ऐसा ये कह सकते हैं। इस लड़ाई से अनटाइमली थी, लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था, इवन मैं भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा, पहली चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एम्युनिशंस की एक्सटिंक्शन के बारे में जो सोचते थे हम, डिसआर्मामेंट, वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है। नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके इमीडिएट फॉल आउट ये होंगे, हर नेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आर्म्स एंड एम्युनिशंस की सप्लाई या डिमांड करेगी, तो नेचुरली ये इंडस्ट्री और प्रॉस्परस होगी। इसका मतलब वायलेंस और बढ़ेगी, इसका मतलब इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फियर बढ़ेगा,
और इसका मतलब दो देशों के बीच में जो रिलेशनशिप में स्ट्रेन रिलेशनशिप बोलते हैं वो बढ़ सकती है। पीस आसपास भी नहीं दिखती इस तरह की सिचुएशंस के बाद। या तीसरा, इकोनॉमीज में जो स्मार्ट इकोनॉमीज हैं वो सरवाइव कर पाएंगी। जो इकोनॉमीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं कुछ रिसोर्सेज पे, दे विल हैव अ बिग ट्रबल इन टाइम्स टू कम। दैट्स हाउ आई सी। तो दिस इज हाउ द एंटायर सिचुएशन इज अनफोल्डिंग। लेकिन सवाल वही रहता है कि क्या ऐसी लड़ाइयों को टाला जा सकता है, या इन लड़ाइयों के पीछे एक सोची समझी साजिश है जिसमें दो कंट्रीज जो दिखती हैं उससे ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं लीडरशिप, जैसे बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर जब मिलता है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये एब्सोल्यूट पावर की लड़ाई है और कोई भी अपने पावर को डिस्प्लेस नहीं होने देना चाहता। दिस इज हाउ मायोपिक ह्यूमैनिटी कैन बी, ऐसा मैं सोचता हूं। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में? अगर आपको लगता है कि आपका ओपिनियन मेरे से डिफर करता है या सपोर्ट करता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं डेफिनेटली आपसे इंटरेक्ट करके और ज़्यादा एनालिसिस और ज़्यादा नए तरह के वीडियोस लेके आऊँगा। और thank you so much for being part of the entire conversation. Have a great time. Thank you.